हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे टिग्नोमेट्री के हमारे इस सेक्शन के साथ, जहाँ पर रेफरेंस मैंने लिया है किरण पब्लिकेशंस पीवाईक्यूज़ को। क्वेश्चंस जो मैं इस पार्ट में लूँगा वो आपके बेस्ड होंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ उनके फंक्शंस पे। तो देखिए, इसी तरीके से अगर मैं आपकी किसी रेफरेंशियल बुक को लेकर उनके सेलेक्टिव पोर्शन को कवर करते हुए पार्ट्स आपके लिए लेकर आऊँ, और वो इस तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको क्विक अप्रोच अपनी कैसी रखनी है। अब इस बुक की खासियत यही है कि इसमें आपके कन्वेंशनल वेज काफ़ी सारे बताए गए हैं, आपको पीवाईक्यूज़ की भरमार दी गई है। बट वही उनका करना ना करना, उनको समझना ना समझना, वो एक एस्पायरेंट की उस तरीके की टेंडेंसी बन जाती है कि भाई चलो ठीक है, हम देख लेते हैं पीवाईक्यूज़ इस तरीके का पैटर्न हमें बताता है, तो उसी बेस पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा और ऐसे ही काफ़ी सारे मेरे सेशंस आते रहेंगे। सो डू फॉलो दिस। और ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज़ रॉबिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू इस दिए गए फंक्शन का आपके सामने क्या होने वाला है। तो देखिए, एग्जाम में अगर आपको जाना है और प्रैक्टिस को अपनी इस लेवल पे पहुंचाना है कि आपको क्वेश्चन को देखकर उसको मार्क करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन का यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका 2। मैंने ऐसे क्यों कहा, अब देखिए, मुझे आपको ये चीज़ पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है भाई वो याद रखिएगा 1 होती है। अगर नहीं भी पता है तो याद रख लीजिएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा इश्यू होता नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। बट बात आती है इन्हें इम्प्लीमेंट करने की, आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में। मैंने कैसे कह दिया कि आपका ऑप्शन नंबर 3 मिनिमम वैल्यू देगा इस एक्सप्रेशन की। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन 30 कॉस स्क्वायर थीटा में से मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपके बाहर निकाल सकता हूँ और इस 2 साइन स्क्वायर के आप साथ में ले सकते हैं। मतलब मुझे सिर्फ ये सोचना था कि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और अंदर आ जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा मेरा बाहर बचा है स्क्वायर के फॉर्म में। अब ये वैल्यू 1 होता है, यानी कि बचा मेरे पास 2 और इसके साथ प्लस में आ रहा है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान पूछा गया है। न्यूनतम मान निकालने के लिए ऑब्वियसली आप इस दो को तो चेंज कर ही नहीं सकते। अब 2 से आपका ऊपर ही वैल्यू होगा या नीचे वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, या तो 2 होगा या फिर उससे ऊपर होगा। तो आप फोर्थ ऑप्शन ऑफ 1 ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है, अप्रोच रखनी है। अब मैंने कहा आपको मिनिमम बताना है, तो आपको इस फंक्शन को बनाना होगा मिनिमम। इसको मिनिमम बनाने के लिए कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू आपको क्या देती है, -1। लेकिन जब आप इसमें -1 पुट करेंगे, इसको स्क्वायर इसे बना देगा 1। लेकिन वो तो मुझे मिनिमम वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा क्या, 0। और 2 + 0 मुझे क्या दे देगा, 2 दे देगा, और यही एक्सप्रेशन मुझे वैल्यू देगा यहाँ से मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन एज 2, और ऑप्शन 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको कोसेक 39 डिग्री की वैल्यू दी गई है x, और ये जो वैल्यू आपसे पूछी है आपको उसका मान बताना है। तो देखिए, टिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें आपको यही बताई जाती हैं कि भाई 1/sin ये आपका कोसेक के इक्वल होता है, या फिर 1/cosec ये आपका साइन के इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से कॉस, उसके बाद sec, उसके बाद tan और cotec ये दूसरे के इन्वर्शनल वैल्यूज़ आपके देते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास है 1/cosec स्क्वायर 51। क्या मैं 1/cosec स्क्वायर 51 को आपके लिए ये सोचने में क्या देर लगेगी कि भाई ये वैल्यू आपकी होने वाली है साइन स्क्वायर 51। अब जैसे ही मैंने साइन स्क्वायर 51 देखा तो मैं साइन स्क्वायर 51 को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर 39। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। अब जैसे ही ये कॉस स्क्वायर 39 हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर 39 है, तो ये एक्सप्रेशन आपका 1 बन गया। इसी तरीके से इस माइनस वाले एक्सप्रेशन में ये दिया गया है आपको साइन 51। अब इस साइन 51 को अगर मैं लिखना चाहूँ कॉस के फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये कॉस स्क्वायर 39 हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर 39 और सेक स्क्वायर 39 क्या एक दूसरे के इन्वर्सली नहीं होंगे, तो ये भी आपका कट जाएगा और ये वैल्यू भी 1 बन जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये भी आपके कैंसिल आउट हो गए। बचा आपके पास क्या, ये वैल्यू। अब साइन स्क्वायर 39 और उसके साथ नहीं, साइन स्क्वायर 39 तो आपका चला गया ना, उधर 1 बन गया। बचा है आपके पास क्या, टेन स्क्वायर 51। अब टेन स्क्वायर 51 को आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 39। अब कॉट स्क्वायर 39 जैसे ही आप लिखेंगे, आपको पता है कि भाई कॉट को कोसेक के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और मैं कॉट थीटा को कोसेक के फॉर्म में लेने जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका सिंपली बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 39, कोसेक स्क्वायर 39 -1।
इसका वैल्यू है आपके पास x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, जो कि देगा आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है आपको m की वैल्यू दी गई है cos अल्फा अपॉन cos बीटा, आपको n की वैल्यू दी गई है cos अल्फा अपॉन sin बीटा, आपको इस गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप m और n की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर अल्फा और बीटा को कुछ भी मान के आप देख लीजिए कि भाई m और n को इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद, उस एंगल को बीटा की जगह रखने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे या फिर मैं यहाँ पर एंगल वैल्यू कैसे रखूँगा। पहले मैं एंगल वैल्यू बोलता हूँ। मैंने बोला भाई अल्फा आप मान लीजिए 30 और आप बीटा मान लीजिए क्या, आप मान लीजिए कि 60 मान लीजिए, या फिर आप दोनों को इक्वल भी मान सकते थे 45। ठीक है, तो आपने क्या किया, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके 45 मानता हूँ, देखते हैं कि क्या रिजल्ट क्या आता है। मैंने 45 माना, cos 45 आपका m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1, यहाँ से sin 45 cos 45 n का वैल्यू भी कितना आ गया 1। इसे इसमें पहले पुट कर दीजिए, 1 + 1 अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया 2। अब 2 × cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन का आपका वैल्यू आना चाहिए था 1। ठीक है, लेकिन आप ये जब चीज़ें यहाँ पर पुट करके देखेंगे ना, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 1 दिया ही गया है। तो एंगल वैल्यू कुछ ऐसा माने जो कि आपको ऐसा रिजल्ट दें ताकि उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। मैंने आपसे बोला आप अल्फा को मान लीजिए 30 और आप बीटा को मान लीजिए क्या 60। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, उसके बाद cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास m की वैल्यू, यानी कि m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √3। इसी तरीके से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका क्या है 1/√3, आई मीन √3/2, ये हो गया आपके पास √3/2। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। अब इसमें पुट कर दीजिए m², यानी कि ये √3 का स्क्वायर 3 दे देगा, n² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 देगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो ये भी आपका कट गया। यहाँ से कितना आया आपके पास 1 वैल्यू आया। अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ चुका है, यहाँ पर पुट करके देख लिए, ये भी आपको 1 मिलेगा, ये भी आपको 1 मिलेगा। तो एंगल वैल्यू आपको कभी कभी इस तरीके से फंसा देती है कि यार आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि भाई मैं वैल्यू एंगल की क्या लूँ। तो हमेशा सिंप्लीफिकेशन वैल्यू से भागने की कोशिश ना करें। अब देखिए मैं यहाँ पर सीधी सीधा आपको बोलता हूँ, आप m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप m की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा cos² अल्फा अपॉन cos² बीटा प्लस cos² अल्फा अपॉन sin² बीटा, और बाहर आपका क्या है cos² बीटा है। इन दोनों को मैंने स्क्वायर करके सम कर दिया है। ठीक है, cos² अल्फा मैं कॉमन ले सकता हूँ, cos² अल्फा मेरा बाहर आ गया, अंदर मेरा क्या बचा 1/cos² बीटा प्लस 1/sin² बीटा, और बाहर मेरा क्या है cos² बीटा। ठीक है, अब जहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin² बीटा और cos² बीटा, वो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या जाएगा cos² बीटा sin² बीटा, और ऊपर क्या है आपका cos² अल्फा और cos² बीटा। cos² बीटा से cos² बीटा कट गया, cos² अल्फा अपन sin² बीटा। अब इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई थी cos² अल्फा बीटा, अल्फा अपन sin² बीटा n की वैल्यू है, यानी कि n का स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन वैल्यू से भी भागे ना, वैल्यू पुटिंग ठीक है, बट कभी कभी जब इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन वैल्यू को ट्राई करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यहाँ पर आपको ये सोचना था cos² बाहर लूँगा, एलसीएम लूँगा, ऊपर 1 बन जाएगा, वो कट जाएगा, बचेगा n², वो ज़्यादा ईजी होता। नेक्स्ट आपको दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये होगी √3/2। कैसे, अब देखिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर आपको लगाना आता होगा तो आप यहाँ पर सीधे सीधे बोल पाते कि यार tan थीटा अपॉन cot थीटा का वैल्यू है मेरे पास 2 + 1 यानी कि 3 और 2 - 1 यानी कि 1। अब tan अपॉन cot थीटा अगर आपको दिया गया है तो मैं से tan थीटा लिख सकता हूँ, ऊपर चला जाएगा ये रिवर्स में, तो यानी कि tan² थीटा की वैल्यू है आपके पास √3, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास √3, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये चीज़ आपको इसको देखकर ही पता करनी थी कि भाई मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगाऊंगा, tan अपॉन cot यानी कि tan² हो गया, इधर मेरा 2 + 1/1 हो गया, यानी कि 3/1, स्क्वायर हटाऊंगा √3 लगेगा, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भाई, इसकी वैल्यू अगर 2 दी गई है, वैल्यू बता दीजिए इसकी। तो देखिए इसकी वैल्यू 2 कैसे ला सकता हूँ मैं, x को भी 0 रख देता हूँ और y को भी 0 रख देता हूँ, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है। तो यहाँ से मेरा 1 + 1 2 आ जाएगा। लेकिन sin 0 की वैल्यू 0 होती है और sin y की भी 0 होती है, और 0 में 0 अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर भी कितना आएगा, 0। और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, बता दीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होगा 1। इतना जल्दी लगाना है आपको, आसान है, मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इश्यू आना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई tan, और मैं अगर 1/cot tan थीटा, या फिर मैं इसमें cot थीटा का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी 1 आती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई tan 90 - थीटा आपका क्या देता है, cot थीटा देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये tan 1 है, ये tan 89 है। tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, 90 - 89 करके। अब इससे आपके कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ऐसे ही सारी वैल्यू कट जाएंगी, बस आपका tan 45 बचेगा, वो भी क्या होता है, 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल रेशो है 2 7 11। मेजर ऑफ द एंगल्स आपका कितना होगा। तो देखिए मैं वही आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन क्विकली उन्हें सॉल्व करने में आपको सिर्फ इतना टाइम लगना चाहिए कि भाई इसका आंसर 2 होगा। अब आपको वो नहीं करना है 2x 7x 11x का सम करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे वैसे वैसे ऐसे करेंगे। सीधे सीधे देखिए 11 और 9 कितना हो गया, 20, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एक का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। एक का वैल्यू 9 हो गया तो 2 का कितना होगा, 18 होगा। इस 18 को देखकर ही आप ऑप्शन नंबर 2 को बोल देते हैं करेक्ट होगा। नेक्स्ट एंगल, एक ट्रायंगल के 3 दिए गए हैं, एक्स की वैल्यू बता दीजिए तो कितना हो जाएगा। ये आपका 6x हो गया, 6 हो गया, यानी कि 29 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर लगाना था। कैसे, तीनों का सम 180 रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर सॉल्व कीजिए। x 2x 3x 6x हो गया। ये कितना हो गया आपका 2 6, आपका 6 हो गया। सम कितना होगा, 180 होगा। 6 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, x + 1 30 हो गया। और 30 में से 1 को घटा दूंगा यहाँ से हटा के, तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है tan 315 cot -405 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपको पता होगा कि भाई cot - थीटा की वैल्यू क्या होती है, -cot थीटा होती है। बस इतना ही आपको करना है। इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए मुझे बस इतना करना है कि भाई ये tan 315 है तो माइनस हो गया आपका tan 315 और cot 405, ये मुझे यहाँ से पता चल गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 360 -45 लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ, cot 360 + 45 लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं आप कैसे निकालते हैं। जब आप करेंगे cot 360 + 45 तो ये कितना मिल जाएगा आपको, cot 45 होगा प्लस में tan 360 - थीटा आपको देगा -tan थीटा। अभी -tan 45 जब आएगा, एक ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया, tan 45 1 हो गया, cot 45 1 हो गया, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये वैल्यू दी गई है, आपको बताना है कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए tan α - बीटा अगर आपको 1 दिया गया है तो आपको बस ये लिखना है भाई अल्फा - बीटा की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 45। ठीक है, अब इतना ही टाइम लगाना है। आपको ये पता भी होना चाहिए कि भाई अल्फा + बीटा की वैल्यू यहाँ से अगर 2/3 दी गई है सेक के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 30, क्योंकि सेक 30 की वैल्यू होती है। अब अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, मैं सम कर सकता हूँ, 75/2 आना चाहिए था। 75/2 क्या होता है, 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा पहला पार्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो और उनके फंक्शंस पे बिलोंग किया था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के फॉर्म को आप ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन लिंक्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मिलता हूँ, और काफ़ी सारे बैचेज हमारे एसएससी एग्जाम से रिलेटेड चले हुए हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारे CGL, CHSL, CPU, MTS सबके बैचेस वहाँ पर मिल जाएंगे। SSC YT को आप यूज़ कर सकते हैं कोड के फॉर्म में, जहाँ पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कोर्स परचेज या सब्सक्रिप्शन परचेज करने में। तो मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।